लेकिन पार्टी के तौर पर आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आम जनता सड़कों के ऊपर है। बीजेपी के नेता अपने एसी के कमरों में बैठकर बस सिर्फ इतना कह रहे हैं, सरकार से बात हमारी हो गई। आज वो भाजपा क्यों नहीं है? कई लोग तो ये भी कहते हैं, आप सब लोगों को दिल्ली का डर है कि भाई सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला, अगर आपने बोला तो फिर देखिएगा। तो ये कहते हैं लोग कि भाई ये डर है, इस डर के चलते आप लोग भी कहते हैं कि भाई हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलें कैसे? मुझे नहीं लगता है ऐसा। पीने के पानी का क्राइसिस हो गया है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पेशेंट्स को अगर एमआरआई करना है, जहाँ सीटी स्कैन करना है, तो वो है उनके पास एक्सक्यूज कि हमारे पास बिजली नहीं है। तो ये बेसिक एम्यूनिटी थी और बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था पावर। केंद्र में आपकी सरकार है, इसी के चलते आप धरना नहीं दे सकते? केंद्र में आपकी सरकार है, इसलिए के चलते आप लोग सड़क पर नहीं उतर सकते हैं? भारत सरकार की और खसूसन तौर पर मुझे लगता है कि ये पर्सनल सेक्शन से होता है, वहाँ पे पीएमओ में होता है, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने बहुत बड़ी मैग्नेनिटी है, तो उनका बहुत बड़ा कद है, लेकिन मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और शाह फैसल जी को भी यही गुजारिश करूँगा कि बड़ी मुश्किल से और बहुत होनहार वो रहे हैं एक ब्यूरोक्रेट, लेकिन बड़ी जल्दी वो कभी यहाँ फिसलन है। जम्मू कश्मीर में पावर क्राइसिस है, बिजली नहीं है। जम्मू संभाग के अलग अलग जगहों पर धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और बिजली घरों के पास लोग पहुंचकर जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनके साथ भी वाद विवाद कर रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज प्रेस वार्ता में ये कहा कि इफ्तियार और सहरी के वक्त रमज़ान मुबारक के इस मुतबर्रक महीने में बिजली डिलिबरेटली ली जा रही है। कितना सत्य है इसमें? मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा जी। श्याम जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सरकार डिलिबरेटली ये सब कुछ कर रही है। साफ तौर पर निशाना जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि आप जो हैं इफ्तियार और सहरी, चूंकि मुसलमानों का रमज़ान मुबारक का ये मुबारक महीना चल रहा है, डिलिबरेटली मुसलमानों को तंग करने के लिए आप बिजली जो है सहरी और इफ्तियारी के वक्त ले रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आपने जो उनकी स्टेटमेंट है उसके बारे में कहा है और ये कहा है कि इसमें कितनी सच्चाई है, सच्चाई की बात नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि ये प्योरली उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिस तरह से खसूसन तौर पर उमर अब्दुल्ला जी, उनकी जो ज़मीन जो है वो उनकी पार्टी की और उनकी खुद की भी वो खिसक रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने, वो हमेशा उनका एक माइंडसेट रहा है। मेरी आपके साथ जब भी बातचीत होती है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप और कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ जो हैं, और खसूसन तौर पर उनसे मैं ये अपेक्षा नहीं करता था। लेकिन अब पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ, जब से वो ये 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद जो उनकी डिटेंशन रही, उसके बाद जब वो पब्लिक डोमेन में जब से आए हुए हैं, तो इस किस्म की स्टेटमेंट देते रहते हैं और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इस किस्म की स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए थी। आप जम्मू में भी देख रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि बिजली का जो क्राइसिस है, मैंने अपनी होश आवास में और 20 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में और 6 साल सरकार के बीच रहते हुए और 4 साल मैंने एज ए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रहते हुए ऐसा क्राइसिस नहीं देखा है जो सप्लाई और डिमांड में एक, मुझे लगता है कि ह्यूज गैप है और अनशेड्यूल्ड कट है। चाहे तो जो बिजली विभाग है और सरकार है, यहाँ का जो तंत्र है वो इसकी तरफ ध्यान देता और लोगों को अवेयर कर देते। लेकिन इसको मैं कंडेम करूँगा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उमर अब्दुल्ला जी को इस किस्म की स्टेटमेंट, इसको किसी मजहब के साथ जोड़ के नहीं, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंट का फेल्योर है। आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का फेलियर कह रहे हैं, लेकिन अब एक एक दिन बीच बीच में, आज तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी 9 बजे रात को बिजली जाएगी, सुबह 6 बजे बिजली आएगी। उसके अलावा अनशेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड कट्स भी हैं, वो भी लगाए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ में। और आज कल कहा गया कि 207 मेगावाट के करीब बिजली जो है हम मरकज़ से और ला रहे हैं, केंद्र से और ला रहे हैं। लेकिन सुबह की बात मैं बताऊं आपको कि 550 मेगावाट पर पूरा जम्मू रीजन चला है और 700 मेगावाट के ऊपर कश्मीर चला, यानी 1250 मेगावाट के करीब आपको बिजली मिली।
श्याम जी मुझे बताइएगा कि ऐसे कैसे सिस्टम चलेगा। आप अखबार में कोई एक अच्छी खबर जो है निकलवाते हैं, खूबसूरत सी हेडलाइन आ जाती है और हकीकत जो है वो कुछ और है। देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये हमेशा हमने सरकार में देखा है कि इन चीज़ों को लेके कॉन्टिजेंसी प्लान होता था कि अगर कहीं ना कहीं ये क्राइसिस हो जाए, और जो पीक्स के हमारे मंथ्स होते थे और पीक आवर्स भी हम कहते हैं, हमारी सप्लाई और डिमांड को हम लोग इवन कैबिनेट में, हालांकि ये जो प्रेरोगेटिव होता था वो पावर मिनिस्टर का होता था, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होते थे, और डाउन द लाइन जो दोनों हमारे चीफ इंजीनियर हैं, और उसमें तो उस समय तो लद्दाख रीजन भी था, और टीएनडी लॉसेस को देख के कि इस समय हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, हालांकि होना नहीं चाहिए। मेरी को जो जानकारी है, हमारी 25% से 30% प्रोडक्शन इन दिनों जो है हमारे जो यहाँ के हमारे लोकल सोर्सेज हैं उनमें भी बढ़ जाती है, लेकिन हमें बिजली जो है वो नॉर्दर्न ग्रिड से लेनी होती है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप रहा है, और जो एक इन एडवांस जो हमने एक्सरसाइज करनी थी उसमें को मुझे कहीं ना कहीं कोई कमी लगती है। आप भी कहते हैं कि इन एडवांस सब कुछ होना चाहिए था, होमवर्क किया होना चाहिए था, लेकिन पार्टी के तौर पर आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। आम जनता सड़कों के ऊपर है, बीजेपी के नेता अपने एसी के कमरों में बैठकर बस सिर्फ इतना कह रहे हैं, सरकार से बात हमारी हो गई, अब बस सरकार को हमने कह दिया, और आप लोगों के नेता कम और सरकार के प्रवक्ता ज़्यादा नज़र आते हैं। तो लोग अब कहते हैं कि आप फिर पार्टी छोड़ दीजिए, प्रवक्ताई एक्सेप्ट कर लीजिए, सरकार के पक्ष में बोलिए। मुझे नहीं लगता है, ऐसी बात तो नहीं है। अब मैं भी तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और वाइस प्रेसिडेंट भी हूं। यहाँ पार्टी का जो लोगों के साथ हमारा जो है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये जनसंपर्क वाली लोगों की पार्टी है। और अगर हम ये कहते हैं, और है भी सच्चाई, कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो लोगों का सहयोग ही मिलता है। लेकिन जो लोगों की मुश्किलातें हैं, क्योंकि बिजली के साथ जुड़ी हुई हमारी ज़िंदगी है, चाहे वो पीने का पानी है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, जो भी अगर आप देखेंगे जो आज रोज़मर्रा का हमारा जीवन जापन है, तो उसमें 90% जो कंट्रीब्यूशन और जो सपोर्ट है वो बिजली की है, उसी से जीवन जापन चलता है। लेकिन एक वक्त श्याम जी था जिस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी, और विपक्ष का जब आप हिस्सा थे, अगर इस तरह का बिजली का क्राइसिस उस समय होता तो आपने अभी तक सरकार को हिला दिया होता। ये मैंने पत्रकार के तौर पर भी आप लोगों को देखा है ये सब कुछ करते हुए। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आज वो भाजपा क्यों नहीं है। कई लोग तो ये भी कहते हैं, आप सब लोगों को दिल्ली का डर है कि भाई सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला, अगर आपने बोला तो फिर देखिएगा। तो ये कहते हैं लोग कि भाई ये डर है, इस डर के चलते आप लोग भी कहते हैं कि भाई हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलें कैसे। मुझे नहीं लगता है ऐसा। पिछले दिनों हमारे अखिल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि लोगों के जो मुद्दे हैं, आप सरकार को डिफेंड करने के लिए नहीं है, अच्छी चीज़ पे आप उनको डिफेंड करो, लेकिन जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी है, जहां लोगों के मसले मसाइल हैं, तो आप लोगों के साथ शाना बशाना और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने में अग्रसर रहो और फ्रंट फुट पे लीड लो। आप बिजली क्राइसिस को लेकर आपके नेताओं ने, आप लोगों ने क्या किया? ये पिछले आज से 2-3 दिन पहले हमारा एक डेलीगेशन जो है बिजली विभाग के जो यहाँ के हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे मिला है, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं 270 नहीं है, मुझे लगता है 207 मेगावाट का अभी जो वहाँ से जो आया है, 270 मेगावाट नहीं था, 207 है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। 1300 से 1400 मेगावाट रिक्वायरमेंट सिर्फ जम्मू की है इस समय पीक सीजन में। वो अगर आप 500 से 700 ले जाओगे, 600 उधर देखो, 1200, 1300, 1400 टोटल आ रही है, जब मेरी रिक्वायरमेंट जो है 3000 मेगावाट की है। क्योंकि इस बार अगर आप देखे हैं, एक तो समर जो है वो अर्ली, लेकिन मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं ले रहा हूँ गवर्नमेंट को, तो इसमें इसको ने जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसी में जो वर्कआउट कर लेना चाहिए था। और पहले भी हम बिजली परचेज करते थे। आप कितनी देर से साफ़ी एज ए पत्रकार काम कर रहे हैं, और बहुत क्लोज आपकी पैनी नज़र रहती है इन चीज़ों पे। पहले कभी ऐसा क्राइसिस नहीं हुआ है। अब तो सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले तो इंटरफेरेंस भी होती थी। मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी। मैं पिछले दिनों गवर्नर साहब से मिला था, तो वो तो कह रहे थे कि हमारा रेवेन्यू रियलाइजेशन बढ़ा है।
वो भी एक ह्यूज गैप है। अगर आप देखेंगे जम्मू का रेवेन्यू रिलाइजेशन कितनी है, कश्मीर की कितनी है, हालांकि वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, अगर कंजम्पशन ज़्यादा है तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। मैं उन चीज़ों का कंपैरिजन नहीं करना चाहता कि अगर उधर ऐसा हुआ तो यहाँ भी ऐसा। हमारी जो सप्लाई और डिमांड है जम्मू रीजन की, और इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझे लगता है कि उसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रबंध कर भी रहे होंगे, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। 207 मेगावाट से होने वाला कुछ नहीं, 500 मेगावाट को क्रॉस करेंगे और उसके बाद सप्लाई और डिमांड की जो है रैशनलाइज करेंगे, कहाँ कहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो उसको अप टू द मार्क रखा जाएगा, क्योंकि हीट अप हो जाता है सिस्टम, एक्सक्यूज बहुत बन जाते हैं। आज पीने के पानी का क्राइसिस हो गया है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पेशेंट्स को अगर एमआरआई करना है, जहाँ सीटी स्कैन करना है, तो वो है उनके पास एक्सक्यूज के हमारे पास बिजली नहीं है। तो ये बेसिक एमिनिटी थी और बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था पावर। केंद्र में आपकी सरकार है, इसी के चलते आप धरना नहीं दे सकते। केंद्र में आपकी सरकार है, इसलिए के चलते आप लोग सड़क पर नहीं उतर सकते हैं। या आपको इस बात की खुशी है कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ जम्मू कश्मीर में है नहीं, तो हमको धरना देने की क्या ज़रूरत है, हमको सड़क पर उतरने की क्या ज़रूरत है? आपको नहीं लगता कि ये सब जो आप नहीं कर रहे हैं, जो आपको आम जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, कल जब चुनाव होंगे भारी पड़ सकता है आपको? नहीं, यहाँ हमारे पे कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ लोगों के हक तलफी होगी, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, और जो चीज़ हम दे सकते हैं उसमें गवर्नमेंट असमर्थता प्रकट करेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें वहाँ पीछे हटना चाहिए। हमें किसी ने नहीं रोका है कि आप धरना नहीं दे सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन उग्र प्रदर्शन, हम एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार मजबूर करेगी तो सबको निकलना पड़ेगा। हम तो जनता जनार्दन की सेवा के लिए हैं। यानी साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार मजबूर करेगी तो हमको भी सड़क पे उतरना पड़ सकता है। श्याम जी, लेगेसी की अगर मैं आप बात करूं तो उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इनके कार्यकाल में एक बात चल पड़ी थी कि जी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो वापस लाए जाने चाहिए, मरकज से वापस लाए जाने चाहिए। दूसरी तरफ बात ये चल पड़ी है कि 18,000 मेगावाट के करीब करीब ज़रूरत, 18,000 मेगावाट की ज़रूरत उत्तर प्रदेश को है, और उत्तर प्रदेश 18,000 के करीब करीब इस वक्त जो है लोड वहाँ पर वो उस डिमांड को पूरा कर रहा है। हम भी एक राज्य हैं, सुबह से लेकर शाम तक शोर है जी हमारी बिजली बहुत बनती है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वापस दो। तो आपको क्या इस बात को मानेंगे कि जितनी पुरानी सरकारें रही हैं उनकी प्राथमिकता कभी भी जम्मू कश्मीर को एनर्जी सरप्लस बनाना नहीं रहा? अगर रहा होता तो आज ये क्राइसिस नहीं होता। मैं तो बोलता हूँ, चाहे हम भी उसके रहे हैं, हम रहे हैं ना सरकारों में। मैं तो कहता था कि जब सिर्फ हम चनाब बेसन को ही एक्सप्लोर करते, उसकी पावर को एक्सप्लॉइट करते, तो 20,000 मेगावाट होती थी, और 20,000 मेगावाट मेरी स्टेट की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज अगर 3,000 मेगावाट मिल जाती है तो वो सफिशिएंट है आज की डेट में। लेकिन हमने उस तरफ देखा ही नहीं कभी। हम डंगोडंग पॉलिटिक्स करते रहे, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते रहे, जैसे आज उमर अब्दुल्ला जी ने ये बात कही है। इसको कहाँ रिलीजियस, हमारे रमज़ान का जो महीना है उसके साथ जोड़ दिया उसने। जम्मू में नहीं ये बात हो रही है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ आप मेरे पास इस समय मेरे ऑफिस में बैठे हैं, आप देख रहे हैं। और ये फ्लक्चुएशन जो है ये कहीं ना कहीं और डैमेज करेगी। तो ये हमारा फेल्यूर रहा है। जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही हैं, जो हमारे यहाँ के रिसोर्स थे और सोर्स जो थे उनको हमने एक्सप्लोर नहीं किया, और फिर हम सब कुछ जो है वो डिमांड उधर से करते रहे, खाते रहे, और हिंदुस्तान को मुर्दाबाद भी कहते रहे। एक माइंडसेट, एक साइकी डेवलप कर रही। और उमर अब्दुल्ला की जो स्टेटमेंट है आज वो उस तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है। बिजली का वो कहीं ना कहीं सहारा लेके है, लोगों का क्राइसिस है, लेकिन इस तरह से इसको नहीं एक्सप्लॉइट करना चाहिए। श्याम जी से आपने कहा एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़ाती तौर पे क्या मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी से जो उम्मीदें और तवक्काएं लोगों ने रखी हैं वो रखना ठीक नहीं है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस वक्त काम नहीं करती, इस वक्त काम नहीं कर रही जिस तरीके का काम ब्यूरोक्रेसी एक लोकतांत्रिक सरकार के होते हुए करती है। ये तो फर्क है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेटों ने भी ये लिखा है। मैं जगमोहन जी की किताब को अगर आप स्टडी करेंगे, उनकी एक बुक है, उसने लिखा हुआ है, वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी वर्स्ट जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है
वो बेटर होगी गवर्नर रूल से, बाबूशाही उन्होंने लिखा है ना ये, कि उनसे बेटर होगी। उसका कारण ये होता है कि हम लोग जो हैं, जो लोगों का नुमाइंदा है, वो डायरेक्टली अकाउंटेबल है, कहीं ना कहीं ही इज आंसरेबल, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, और अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ी अदालत में है। यहाँ तो एक आदमी होगा ना, टॉप दी हायरार्की को जवाब देना है, वो भी कह देना है जनाब यहाँ तो 10,000 करोड़ की परचेज की थी, बड़ा आसानी से कह देते हैं। भाई ये वेलफेयर स्टेट है यहाँ, और जो हमारे रिसोर्स हैं बहुत कम है, लेकिन ओवरनाइट ये रिफॉर्म्स नहीं होगा। जो लोगों की ज़रूरियत है वो तो पूरी करनी है, और पहले की गवर्नमेंटें तो कर रही थी ना, कर रही थी, हर इशू को एड्रेस कर रहे थे। आज क्या हो गया, अब तो बड़ी लिबरल फंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो यही फ़र्क है लोगों की चुनी हुई सरकार में और ये बाबूशाही जो है, कहीं ना कहीं वो बिलोंगिंगनेस और कमिटमेंट जो है वो लैक कर जाते हैं। हम क्या ये बात मानते हैं आप, अपने आप को आज असहाय और समर्थ मानते हैं? जिस वक्त कोई लोग आपके पास आते हैं अपनी बात रखने के लिए, आप वो बात लेकर आगे जाते हैं, और जब उसका कोई नतीजा नहीं निकलता तो आप महसूस करते हैं कि मतलब मैंने राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाते हुए देखा है। तो क्या आप महसूस करते हैं अपने आप को किसी वक्त की? इंडिविजुअल अगर आप बात करेंगे तो ये होता है जिस आदमी ने ये सारा निज़ाम देखा हो, और आगे से कोई आदमी जो है वो एजुकेट करने की कोशिश करे। हालांकि मैं हमेशा एक स्टूडेंट ही बन के सीखता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हम अभी यहाँ नर्सरी में हम एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की जो अप्रोच होती है वो कहीं ना कहीं वो एक सेट फ्रेमवर्क में काम करते हैं। लेकिन पॉलिटिशियन चाहे कम पढ़ा लिखा भी होगा, उसके पास जो ज्ञान होता है वो किताबों में नहीं मिलता है। और जो पॉलिटिशियन है, जहाँ लेजिस्लेटर है, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वकील होगा, जज होगा, उसके लिए कानून जो है वो किताब है, और जो पॉलिटिशियन है, जहाँ जो सोच रखने वाला है, वो उसके लिए लॉ इज़ ए कॉमन सेंस। तो यही फ़र्क है ब्यूरोक्रेट में और टेक्नोक्रेट में और पॉलिटिशियन में। वो लोगों से चुन के आता है, और उसको आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है वो यही देखा है। और आज मुझे बताओ, वर्ल्ड में उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी है कोई? कभी आपने उनके पास कोई पेपर देखा है? यूएनओ में भी जाते हैं, कोई ड्राफ्ट पेपर देखा है उनके पास? और कहाँ से शुरू करेंगे? कहीं जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने शून्य से शुरू किया था, आज वो कहीं ना कहीं मोदी जी को अगर आप देखेंगे, जिस सब्जेक्ट में भी देखेंगे, किस यूनिवर्सिटी में गए हैं वो? ये पब्लिक की यूनिवर्सिटी, यही डेमोक्रेसी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट। और फिर उन्होंने ये तपस्या और तप होता है। ये पॉलिटिशियन को लोग सोचते हैं अब वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगते हैं, इससे बड़ी इबादत नहीं है। आप मेरे पास आए हैं 2 बजे तक, मैं लोगों के यहाँ बैठा था आज भी, और कम से कम 200, 250, 300 लोग आते हैं। ज़्यादा बिजली, पानी, दूसरा बाकी चीज़ें भी हैं, कहाँ जाएं वो? क्योंकि बाबू लोग तो मिलते नहीं हैं। सेक्रेटरीट में अगर आप जाएंगे, मैं जब पूछता रहता हूँ भाई क्या है, तो वहाँ तो होता नहीं कोई भी, क्योंकि एक्सेस ही नहीं है। अगर है भी कहीं, यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग जाते हैं। आज मुझे कोई वीडीसी का चेयरमैन बता रहा था कि किसी एक ऑफिसर को मिलना था, वो डिस्ट्रिक्ट में कोई 4, 5वीं हायरार्की में आता था। अंदर वो बैठा हुआ था, तो वो कहता मुझे 45 मिनट बाहर गया कि मीटिंग में है साहब। तो जब मैं गया तो फिर मैं उनको 2 साल सुना के आया। तो सेक्रेटरीट में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को किसने मिलना है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है किसको मिलना है? जब डिस्ट्रिक्ट में वो भी हायरार्की में 4थे या 5वें नंबर पे ये हाल है जब, तो यही फ़र्क है लोगों की चुनी हुई सरकार का और ये जो हमारा सेटअप है। ये बदकिस्मती रही है इस स्टेट की कि मेरे ख्याल 8वीं के 9वीं बार जहाँ पे गवर्नर रूल हुआ है, और ये जो यहाँ की हमारी जो ब्यूरोक्रेसी और ऑफिसर एंड द ऑफिशियल, उनको एक टेस्ट डेवलप हो जाता है, और उसके लिए जिम्मेवार वही हैं जो आज स्टेटमेंटें दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ कभी भी डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं होने दिया, और ये अनसर्टेनिटी बनाई रखी, और हर तीसरे दिन हमें झटका दे लगता है, और बाहर वाले हमें बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, और बाकी क्या चीज़ें होती है।
अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर शाह फैसल जो एमडी भी जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के रहे थे, उन्हें रीइंस्टेट कर दिया गया है। जीएडी में उन्होंने ज्वाइन किया है और अब यूँ लग रहा है कि शायद वो सेंट्रल डेपुटेशन पर रहेंगे। आप इस भारत सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बहुत बड़ी, मैं अगर ऐसा हुआ है और मैं आप पे पूरा इतबार करता हूँ, यकीन करता हूँ कि अगर आपने ये बात कही है, मैंने तो अभी ये देखा नहीं, लेकिन भारत सरकार की और खसूसन तौर पर मुझे लगता है कि ये पर्सनल सेक्शन से होता है, वहाँ पे पीएमओ में होता है, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने बहुत बड़ी मैग्नेनिटी है, तो उनका बहुत बड़ा कद है, लेकिन मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और शाह फैसल जी को भी यही गुजारिश करूँगा कि बड़ी मुश्किल से और बहुत होनहार वो रहे हैं एक ब्यूरोक्रेट, लेकिन बड़ी जल्दी वो कभी यहाँ फिसलन है, ये पावर की फिसलन से बड़े संभल के चलना चाहिए। और मुझे लगता है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक, और ख़ासकर कश्मीर के जो हमारे नौजवान हैं, जो यहाँ पे मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल को जो बात कही थी कि मुझ पे भरोसा करो, इससे बड़ा फैसला नहीं हो सकता, इससे बड़ा फैसला नहीं हो सकता। और कश्मीर के नौजवानों को मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि देखिए, इससे बड़ा फैसला थोड़ा होगा। और शाह फैसल को फ्रंट फुट पे आके कहना चाहिए कि हिंदुस्तान है ये, और हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है खसूसन तौर पर, और ये जो हमारी डेमोक्रेसी है और यहाँ का जो संविधान है वो कितना विशाल है, और यहाँ की लीडरशिप कितने विशाल हृदय वाली है, और जो कश्मीर के नौजवान हैं उनको इससे सीख लेनी चाहिए। और कश्मीर की जो लीडरशिप है, जो इस किस्म के बयान दे रहे हैं, आज भी फर्दर डिवीज़न और स्प्लिंटर पैदा कर रहे हैं, उनको भी इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि भारत की जो इस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और जो भारत की सरकार है, वो किस किस्म के फैसले, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी, मैं एक शब्द कहूँगा कि ये मिस्टेक नहीं थी, जो ब्लंडर किया था उन्होंने, तो उनको दोबारा एक किस्म का जीवन दान है, तो ये कोई जो फरिश्ता है वही कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा। शाह फैसल को लेकर बड़ी बात कही कि बड़ा ब्लंडर करने के बाद वापस आए, बहुत बड़ी मैग्नानिमिटी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दिखाई है। इस मैग्नानिमिटी को पूरे वादी कश्मीर के उन नौजवानों को देखना चाहिए जो लकीर के कभी उधर तो लकीर के कभी इधर आने जाने के चक्कर में रहते हैं। आप लकीर के इधर हैं तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपके जहन में है, लेकिन अगर आप लकीर से उधर निकल गए तो भी आपके पास मौका है, लौट आओगे तो देश के पास, इस देश के पास इतनी संभावनाएं हैं जिसकी कोई हद नहीं। दूसरा, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि बाबूशाही में लग ही नहीं रहा, लोगों की बात सुनी जा रही है। लोकतंत्र को जल्द जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाना चाहिए ताकि लोगों के दुखड़े सुने जा सकें। पावर क्राइसिस को लेकर श्यामलाल शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है, किसी धर्म, किसी समुदाय विशेष को लेकर यह कहना कि पावर क्राइसिस उनके ऊपर है, गलत है। हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, पावर क्राइसिस सभी समुदायों, सभी धर्मों और सभी वर्ग के लोगों के लिए एक जैसा है। उम्मीद और तवक्का ये जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कश्मीर जम्मू दोनों में कह रहा हूं, वो इस क्राइसिस में से कोई रास्ता निकालेंगे जिससे धर्म और समुदाय को लेकर बार बार राजनीतिक लोग बात ना करें, क्योंकि जैसे श्याम जी ने कहा, ये टकराव पैदा करता है।